साथियों राम राम। साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद बातचीत हो रही है, लेकिन इस बार हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और विश्व में इस पर चर्चा हो रही है। जियो पॉलिटिक्स की खबर है। हालांकि ये बात हमें वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर करनी चाहिए, लेकिन इससे हम ये सीखेंगे कि किस तरह से जो जियो पॉलिटिक्स होती है, यानी विश्व के अलग अलग देश जो राजनीति करते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जिससे नए नए समीकरण बनाए जाते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं, विशेष तौर पर भारत के द्वारा। तो देखिए साथियों, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसका कोई ईमान नहीं है। वो सिर्फ पैसा बनाना जानता है, उसको कैसे भी करके शीर्ष पर रहना है, चाहे पैसे के मामले में या फिर हथियारों के मामले में या कहें कि आर्मी के मामले में। उसी तरह से रूस को देखें तो रूस काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों में नियम कायदे कानूनों को मानता है, लेकिन उसकी भी लड़ाई अंततः यही है कि सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। चाइना के यहाँ ये है कि भाई कैसे भी करके हमें भी उस रेस में शामिल होना है, उस जगह पर खड़ा होना है जहाँ पर हम पूरी दुनिया को डिक्टेट कर सकें कि कैसे चलना है। वहीं भारत एक ऐसा देश है जो अपने मॉरल्स को आज भी मेंटेन किए हुए है और आज की परिस्थिति में भी भारत अपने उन्हीं मॉरल्स पर चल रहा है जिस पर पिछले 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले चल रहा था। कई नेता आए, कई नेता गए, हर नेता ने प्रयास किया कि हमारे देश के लिए मैक्सिमम दे सकें। समय, काल, देश, परिस्थिति के अनुसार जो जितना कर सकता था उसने किया। हम ये नहीं कह सकते कि इंदिरा ने ज़्यादा किया, कि मोदी ने कम किया, कि नेहरू ने कम किया, कि मान लीजिए मनमोहन सिंह ने ज़्यादा किया। ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते। सब ने अपने अपने स्तर पर काम किया। लेकिन आप एक चीज़ पर गौर कर रहे होंगे कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी, अपनी जो विदेश नीति है, उसको हमेशा से इस तरह का रखा है कि हम कभी भी किसी एक पाले में खड़े हुए दिखाई नहीं दिए हैं। कुछ समय के लिए किसी देश के पास हम जरूर गए, उससे मदद ली, कभी किसी दूसरे देश के पास गए, उससे मदद ली, लेकिन हमने कभी भी कोई ऐसा दामन नहीं थामा ये दिखाते हुए कि हम कमज़ोर हैं, हमें किसी का साथ जरूरी है, हम बिना साथ के कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमने कभी नहीं दिखाया, जैसा कि कुछ देश दिखाते हैं। तो उसी क्रम में आप गौर करेंगे, जब नेहरू जी पॉलिसी लेकर के आए थे नेम की, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, ना तो हम यूएसए वाले गुट में हैं, ना हम यूएसएसआर जो बाद में रशिया हो गया टूट करके, ना हम यूएसएसआर या सोवियत संघ के ग्रुप में हैं। तो साहब, पहले हमारी पॉलिसी ये थी कि ना हम इजराइल के साथ हैं, ना हम फिलिस्तीन के साथ हैं, ना हम यूएसए के साथ हैं, ना यूएसएसआर के साथ हैं, ना चीन के साथ हैं। किसी के साथ ऐसा सच हम नहीं खड़े थे कि भाई तुम्हारे मुद्दे हमारे मुद्दे हुए। और हमें कोई मतलब नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कई बार दुनिया की कुछ घटनाओं की परछाई हम पर पड़ती थी, उस पर हमारे बयान आते थे किसी न किसी तरह से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि हम उस पाले में खड़े हुए हैं। ठीक है साहब, समय बीतता गया। यूएसए ने बार बार पाकिस्तान का साथ दिया। जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, यूएसए हमेशा ये कोशिश करता रहा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे और भारत को डिक्टेट करता रहा कि भारत को ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से। और एक बार तो हद तब हो गई जब 1965 के युद्ध में यूएसए ने PL 480 जो गेहूं की सप्लाई हमको देता था वो भी रोक दी। ठीक है साहब, तुमने रोक दी, कोई दिक्कत नहीं है। विद द टाइम फिर हमको रियलाइज हुआ कि हमें किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी, वरना यूएसए अपनी CIA के जरिए हमारे को इतना ज़्यादा अंदर से कमज़ोर कर देगा कि हो सकता है हमारे देश के और टुकड़े हो जाएं। तब उस देश काल परिस्थिति के अनुसार हमने ये निर्णय लिया, यानी कि उस समय इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि हमें रूस की मदद लेनी चाहिए या USSR की मदद लेनी चाहिए। इसी क्रम में भारत और USSR ने 1971 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी और ये ट्रीटी बड़ी काम आई जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रहा था। जब 1971 का वॉर हो रहा था, तब US अपना 7वां बेड़ा लेकर के आ गया था। तब उसको काउंटर करने के लिए USSR अपना बेड़ा लेकर के आया था, 40वां बेड़ा, और काउंटर करने के साथ ही USA का जो इंटरफेरेंस था इस युद्ध में, उसको भी हमने वहीं की वहीं शांत कर दिया था। आप लोग कह रहे होंगे कि जियोपॉलिटिक्स की बातें क्यों कर रहे हैं, मैं आऊँगा अभी मुद्दे पे, आप देखिएगा। फिर भारत ने USSR की मदद से ही अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, उसमें किसी न किसी तरह से USSR ने भारत की मदद करी, मामला चलता रहा। फिर धीरे धीरे मामला ऐसा रहा कि कुछ USA से भी रिश्ते ठंडे चल रहे थे। फिर 1991 में USSR का जब विखंडन हो गया, 15 देशों में टूट गया, तो फिर रूस के साथ भी रिश्ते ठंडे से पड़े रहे और ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। और 1991 में हमारी भी जो पॉलिसी है, जिसे LPG रिफॉर्म्स बोलते हैं, वो भी हम ले आए, तो हम भी अपने काम पर लगे हुए थे। ठीक है साहब, फिर बाद में धीरे धीरे प्रधानमंत्री बदलते रहे और फिर मनमोहन सिंह जी आए, फिर वो बदल गए, फिर आए मोदी जी। अब मोदी जी ने जो आते ही पॉलिसी में एक बड़ा चेंज किया, वो चेंज ये था कि पहले भी हम नेम की पॉलिसी अपना रहे थे, गुट निरपेक्षता की, इस बार भी हम गुट निरपेक्षता को अपना रहे हैं। लेकिन पहला जो नेम की पॉलिसी थी वो थी कि हम किसी के साथ नहीं हैं, किसी भी तरफ नहीं हैं, हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है।
और इस बार जो पॉलिसी थी वो ये थी कि हमें सबसे मतलब है। हम रूस भी जाएंगे तो यूक्रेन भी जाएंगे, हम इजराइल भी जाएंगे तो फिलिस्तीन भी जाएंगे, हम किसी मुद्दे पर इजराइल के पक्ष में वोट करेंगे तो किसी मुद्दे पर फिलिस्तीन के पक्ष में वोट करेंगे, हम यूएसए भी जाएंगे, हम कनाडा भी जाएंगे, हम ब्राज़ील भी जाएंगे, हम अफ्रीका भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, चाइना भी जाएंगे, जापान भी जाएंगे, साउथ कोरिया भी जाएंगे, और बीच बीच में नॉर्थ कोरिया की मदद करनी होगी कोविड के दौरान तो वो भी करेंगे। अब आप कहेंगे कि साहब नई वाली नेम में और पुरानी वाली नेम में क्या अंतर रहा? फिर अंतर है, दोनों ही केस में हम किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष में नहीं खड़े हैं। दोनों ही केस में कोई ये नहीं कह सकता कि भारत बाइज्ड है या भारत इस तरफ झुका है या उस तरफ झुका है। हम अपने आप को सभी से अलग किए हुए हैं और दूर से देख करके ही अपने कदम चल रहे हैं। लेकिन अंतर यह है कि पहले वाली जो पॉलिसी थी वो बुद्ध की फिलॉसफी पर अपनाई गई थी, ऐसा किसी ने कहा नहीं है, हम बता रहे हैं। और अभी वाली जो पॉलिसी है नेम की, ये कृष्ण की फिलॉसफी है। बुद्ध कह रहे हैं कि सब कुछ त्याग दो, सब दुख है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ईश्वर पर ध्यान दो, मेडिटेशन करो। बुद्ध जो सिखा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। जब आप सब त्याग दोगे तो किसी से भेदभाव नहीं कर पाओगे। फिर तो कोई आपको चाहे मिट्टी का बर्तन ला करके दे या सोने का बर्तन ला के दे, आप दोनों में ही उसी तरह से खाना खाओगे जैसे आप पहले खा रहे थे। और कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त संसार को अपना बना लो, सभी से उतना प्रेम करो जितना किसी अपने से कर रहे थे। इस केस में भी आप भेदभाव नहीं कर पाएंगे। इसमें भी आप किसी के साथ ये नहीं कर पाएंगे कि भाई उसको ज़्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, या उसकी तरफ आप ज़्यादा हो गए, उसकी तरफ नहीं हुए, या उसका दुख आपको दिखाई दे रहा है, उसका नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कृष्ण और बुद्ध की फिलॉसफी में अंतर यह है कि बुद्ध आपको एक तरह से डिटैच कर देते हैं, तो फिर आप कुछ करते नहीं संसार के लिए, फिर आप मुक्ति पा लेते हैं। तो अगर आपका टेस्ट ऐसा है तो बिल्कुल बुद्ध की फिलॉसफी अपनाइए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करते 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 ईश्वर को पाना है, मैं खाली बैठ के मैं ऐसे बैठ ही नहीं पा रहा मेडिटेशन में, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर आपको लगता है आप में सामर्थ्य नहीं है तो कर्म करते 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 ईश्वर को पाइए, जो कृष्ण कह रहे हैं। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो कृष्ण सिखा रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप संसार में रह के सभी को इतना अपना मान लो कि आप किसी के साथ भेदभाव ना कर पाओ, और अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते 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 एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि सब ब्रह्म ही है। तो पहले वाले केस में एक तरह से आपके अंदर वैराग्य आ रहा है, और दूसरे वाले केस में आपके अंदर ड्यूटी करने की भावना आ रही है। तो आप वैरागी होने से अच्छा कुछ करेंगे तो हो सकता है देश को भी कंट्रीब्यूट कर पाए। आप समझ रहे हैं ना अंतर? तो दूसरा वाला पॉइंट कंट्रीब्यूशन सिखा रहा है। दोनों बातें सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुद्ध गलत कह रहे हैं या कृष्ण सही कह रहे हैं या कृष्ण ना, सब सही है अपनी अपनी जगह पर। अब आप कहेंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका करंट सिनेरियो से क्या लेना देना है? करंट सिनेरियो से लेना देना ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि लंबे समय से कहानी चल रही थी कि भारत और रूस साथ हैं साथ हैं साथ हैं, ठीक है। भारत और चाइना खिलाफ हैं खिलाफ हैं खिलाफ हैं, ठीक है। आपको यह भी समझ में आ रहा था कि यूएसए भारत का साथ देना चाहता है क्योंकि यूएसए को चाइना को काउंटर करना है, तो यूएसए भारत के जरिए चाइना को काउंटर करेगा। आप सबकी समझ में ये आ रहा था कि हमारा जो मेन दुश्मन है वो चाइना है। पाकिस्तान तो खैर दुश्मन की लिस्ट में है ही नहीं, वो तो उसका तो कोई ईमान धर्म नहीं है, बट हाँ चाइना को मान लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अभी यूएसए लग रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स अपने चैनल पर हमेशा बताता आया हूँ कि सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो यूएसए है। बहरहाल, पर अब यूएसए ने जिस तरह से टैरिफ 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 किया, उसके बाद एक नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया साथ आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। इंडिया चाइना के बीच में जो पहले मतभेद थे उनको काफ़ी हद तक सुलझाया जा रहा है, ये बातें भी सामने आ रही हैं। कुछ चीज़ों में मतभेद हैं, उनको साइड कर दिया गया है कुछ देर के लिए। भारत और रूस कई मुद्दों पर साथ थे, साथ हैं, और लग रहा है आगे भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में लोग ये पूछेंगे कि मान लो अमेरिका ने ज्यादा दबाव बनाया भारत पर, तो क्या भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा? हालांकि अमेरिका ने यही कहकर के भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए हैं कि भारत रशिया से तेल ले रहा है। मान लो वो 100% और लगा दे, कहे कि रशिया से तेल लेना बंद करो, तो क्या भारत बंद कर देगा? दूसरा समीकरण यह कहता है कि मान लीजिए आज रशिया, इंडिया, चाइना मिलकर के यूएसए को थोड़ा बहुत प्रेशर में ले भी आए, क्या गारंटी है कि चाइना हमारी पीठ पर खंजर नहीं घोंपेगा? क्या गारंटी है कि रशिया चाइना एक होकर के फिर वैसे ही बिहेव ना करें जैसे पहले कर रहे थे?
क्या गारंटी है कि चाइना पाकिस्तान की मदद करके हमारे यहां पर बम विस्फोट ना करवाए? क्या गारंटी है? तब भारत क्या करेगा? अब आप बात को समझिए। यहीं पर डिसीजन मेकिंग पावर देखी जाती है एक इंसान की। मान लेते हैं कि चाइना हमको धोखा दे देगा, तो क्या बिगड़ जाएगा? धोखा तो दे ही रहा था। भारत आज जो रशिया से सस्ता तेल ले रहा है, वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमको दोस्ती निभानी है, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि वहां से हमको फायदा हो रहा है, हमारे देश को फायदा हो रहा है, यानी कि देश हित पहले है। उसी तरह भारत जो अमेरिका से डील्स करता आ रहा था अभी तक, वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हम अमेरिका से डरते हैं या रूस को बैलेंस करना है, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो हमारे हित में है। तीसरा, हम चाइना के साथ कभी रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते थे। चाइना ने अपनी तरफ से ऐसी हरकतें करी हैं कि रिश्ते बिगड़ते चले गए। आज हम चाइना के साथ जा रहे हैं कुछ मुद्दों पर, तो इसलिए नहीं कि आज हम भावनात्मक रूप से अब सोच रहे हैं कि अब तो कैसे भी यूएसए को सबक सिखाना है ना। हमें देश हित दिखाई दे रहा है। कल को मान लो ऐसा हो जाए कि चाइना हम पर पलटवार कर दे या उल्टा पड़ जाए किसी चीज को लेकर के, तब भी क्या हुआ? हम देश हित में जो होगा वही करेंगे। कल को मान लो रूस तेल के दाम बढ़ा दे, हम रूस से तेल लेना कम कर देंगे, ज्यादा दाम बढ़ाएगा बंद कर देंगे। आप समझ रहे हैं? कल को मान लो अमेरिका 150% टैरिफ कर दे, तो हम कोई और जुगाड़ बनाएंगे, कहीं और से डील करेंगे, अपनी अन्य देशों से संपर्क साधेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जीवन में भावनात्मक होकर के जब डिसीजन लेते हैं तब फंसते हैं, और तब उल्टे सीधे प्रेडिक्शन करते हैं कि अरे यार, मान लो अमेरिका ने ज्यादा प्रेशर बनाया तो भारत को हो सकता है रूस से तेल लेना बंद करना पड़े। भारत कभी नहीं करेगा। आप जो डिसीजंस लेते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जैसा परसीव कराते हैं लोगों को, लोग वैसा ही विश्वास करते हैं। अगर भारत दुनिया में एक परसेप्शन यह बनाना चाह रहा है कि भाई देश हित पहले है, तो भारत उस परसेप्शन पर टिका रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर भारत ने एक भी संकेत ऐसा दे दिया कि हम देखो यूएसए से दब गए, तो फिर बात खराब हो जाएगी। अगर भारत ने कहीं भी यह दिखा दिया कि देखो हम चाइना से दब गए, तो बात खराब हो जाएगी। या भारत ने कहीं भी यह दिखा दिया कि हम रशिया के साथ इसलिए हैं क्योंकि इमोशनली हम जुड़े हुए हैं, तो बात खराब हो जाएगी। दैनिक जीवन में भी हमें बस वही सोचना चाहिए जो हमारे हित का हो, और अपने हित के लिए सोचना कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता। सेल्फिशनेस वो होती है कि दूसरे को नुकसान हो जाए, मुझे फायदा हो जाए, मुझे कुछ ना हो, मेरा एग्जिस्टेंस बचा रहे, इसको ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे फैसले लूं कि मैं तो बचा रहूं और दूसरों के भी काम आ सकूं। यह होता है एक निस्वार्थ भाव जो भारत कर रहा है। अगर मान लो चाइना पाकिस्तान को इंटेलिजेंस दे रहा है, हथियार दे रहा है, तो हम भी तो दे रहे हैं फिलीपींस को ब्रह्मोस, हम भी तो वियतनाम को इंटेलिजेंस दे रहे हैं, हम भी तो मंगोलिया को इंटेलिजेंस दे रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? वो अपना काम कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं। रशिया अगर बदमाशी देगा, हम तुरंत कहीं और से तेल लेना स्टार्ट कर देंगे। आज हमें यूएसए सस्ता तेल दे दे, हम ले लेंगे, क्योंकि क्लियरिटी ऑफ थॉट है। फंसे हुए नहीं है विचारों में कि अरे यार वो बुरा मान जाएगा, अरे यार वो बुरा मान जाएगा। आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने जिंदगी में जो 90% गलत डिसीजन लेते हैं, सिर्फ इस वजह से लेते हैं कि यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे। भावनात्मक पहलू आप पर हावी हो जाता है, जो भारत पर हावी नहीं हो रहा। आप समझ पा रहे हैं भारत क्यों नेम की पॉलिसी पर टिका रहा? भारत का क्लियर इंस्टांस था कि हमें अपना देश हित देखना है, हमें अपने आप को कभी इतना कमजोर नहीं दिखाना कि लोग ये मान के चलें कि भारत तो उसी के साथ खड़ा रहेगा। जब जब मौका आया हम इजराइल के खिलाफ भी वोट किए हैं, डरते नहीं थे इजराइल से। जब जब मौका आया हम फिलिस्तीन के खिलाफ भी वोट किए। तो जब आप निष्पक्ष होते हैं, जब आप भावनाओं से परे होकर के सोचते हैं, तब सही डिसीजन ले पाते हैं। चाइना अगर आज कोई बदमाशी देगा, हम उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये सेल्फिश मोटिव नहीं कहलाता, ये देशहित कहलाता है। और ऐसे ही हमें अपने दैनिक जीवन में सोचना चाहिए। पेरेंट्स क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। नहीं, करना है तो करना है।
तभी चीज़ें होती हैं। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, इसी के साथ एक मुद्दा और जोड़ रहा हूँ मैं, कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो साहब बड़ा एनजीओज में काम करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, अपनी करियर की पढ़ाई को छोड़ करके लगे हुए हैं गरीबों का कल्याण करने में। ऐसे लोग कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। ये लोग भी उसी तरह हैं जिस तरह से एक आम आदमी होता है। कैसे? जो व्यक्ति आज अपने दिन का 5 घंटा ऐसे लोगों की सेवा में लगा रहा है जो लोग जरूरतमंद हैं, मान लो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनकी सेवा कर रहा है। आपको लगेगा इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि वो 5 घंटे खपा के आज वो सेवा कर रहा है, वो 5 लोगों की सेवा कर रहा है। इन 5 घंटों का सदुपयोग करे और अपना निर्माण करे, अपने आप को इस काबिल बना ले कि इसके पास अच्छा खासा रिसोर्स हो हर चीज का, तो कल को ये 5 नहीं 5,000 लोगों की सेवा कर सकता है। यही स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि अपने आप को ठीक कर लेना ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन आदमी ये समझ ही नहीं पाता। जो आदमी आज थोड़े बहुत लोगों को देख करके उनकी सेवा करके खुश हो रहा है, वो एक्चुअल में उनकी सेवा करके खुश नहीं हो रहा, उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है इस बात से कि देखो मैं आज 4 लोगों के काम आ गया। वो अपने ईगो सेटिस्फेक्शन में फंसा हुआ है। ये सेल्फिश आदमी है। सेल्फलेस आदमी वो होता है जो अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरे के बारे में सोचता है। वो पहले अपने आप को वहां ले जाए खड़ा करता है जहां से दूसरों के लिए डिसीजंस ले सके, बड़े से बड़े स्तर पर लोगों के काम आ सके। ऐसे इंसान का गोल क्लियर होता है। ऐसे इंसान को आप घसीट के भी ले जाओगे ना, क्या आओ समाज सेवा करते, नहीं आएगा। वो कहेगा मुझे अपना काम करने दो। 4 लोगों का बुरा बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों का बुरा बन जाएगा, पड़ोसियों का बन जाएगा, दोस्तों का बन जाएगा, सब कहेंगे सेल्फिश है, सेल्फिश है, सेल्फिश है। वही भारत वाली बात। हो सकता है कोई भारत के बारे में कुछ भी कहे, भारत कहता नहीं देश हित ही पहले है। तो ऐसा ही आदमी जो समाज सेवा को छोड़ करके खुद की सेवा में लगा हुआ है, खुद को खड़ा कर रहा है, कल को वो खुद को जब खड़ा कर लेगा तब वो अपने आप ऐसे न जाने कितने समाजों की सेवा कर लेगा, इसकी शायद कोई कल्पना ही नहीं करता। भारत लंबे समय से न जाने कितने देशों के बीच में बुरा बना रहा होगा। क्या हमारा साथ नहीं दिया, हमको वोट नहीं किया, हमसे पता नहीं क्या दुश्मनी है, ये वो सो पता नहीं क्या क्या बातें हुई होंगी। भारत ने कहा नहीं, हमारा देश हित पहले है, और ना ही हम अपने आप को इतना कमजोर दिखाते कि किसी के पाले में खड़े हैं। करते 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 भारत आज वहां आके खड़ा हुआ जहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने यह कहा कि मुझे ट्रंप से बात नहीं करनी, मैं मोदी जी से बात करूंगा। क्योंकि आज देशों को लग रहा है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है। ग्लोबल साउथ का मतलब दक्षिणी गोलार्ध के लगभग सभी देश, क्योंकि ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं आते, यानी कि यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़ दें तो बाकी सभी देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल साउथ में रखा जाता है, रशिया को भी छोड़ दें तो इनका लीडर भारत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्यों बना? क्योंकि भारत इतने साल से दूसरों का बुरा बनते हुए सिर्फ अपने आप पर काम कर रहा था। करते 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 भारत अभी भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि भारत बहुत मजबूत हो गया है, अभी मजबूत होने की दिशा में हम आगे जा रहे हैं। जाते 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 भारत वहां जाए खड़ा हो जाएगा कि जहां भारत खड़े होकर के बता सकेगा कि अब दुनिया में लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि सभी देश शांति से रह सके। अगर भारत ऐसा करने में सक्सेसफुल होता है तो ये भारत की सच्ची सेवा होगी विश्व के प्रति। ऐसे होता है समाज कल्याण, ऐसे लिए जाते हैं डिसीजंस, ऐसे बीट किया जाता है इमोशंस को, और ऐसे समाज में बुरा बन करके भी खुद पे काम करते हुए बाद में जाके उसी समाज के काम आया जाता है। इसी को भगवत गीता में श्री कृष्ण ने समझाया है। उम्मीद है मैं भी अपनी बात को रख पाया हूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।